हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे, जो भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। तो इसके बारे में हम पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए कोर्स चला रहा है उत्तर प्रदेश के सभी आगामी एग्जाम के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोर्स, यूपी एसआई का कोर्स, उसके बाद यूपी पीएससी आरओ एआरओ और यूपी पीएससी प्रीलिम्स बैच। ये जो आपका यूपीएसआई वाला कोर्स है 8 मार्च से स्टार्ट भी हो चुका है। 6 मंथ का टारगेट बैच है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एनरोल करते के समय अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं पूरा टॉपिक। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो दोस्तों कि महान्यायवादी होता क्या है, कि महान्यायवादी की जो पोस्ट है उसका काम क्या है। तो सबसे पहले ये जान लें, फिर उसके बाद हम इस जो एमसीक्यूज जो रखे गए हैं महान्यायवादी से संबंधित, फिर उसको देखते हैं। ठीक है। तो वो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि महान्यायवादी के जो आपका पद का वर्णन है वो आर्टिकल 76 में वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 76। और इससे पहले एक आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 75, इसमें प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है। इससे पहले है आपका 74, जिसमें मंत्री परिषद है प्रधानमंत्री की। तो ये बिल्कुल तीनों आर्टिकल अगर आप इसी फ्लो के साथ याद कर लेंगे जिस तरीके से मुझे याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत किसका वर्णन है? भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ठीक है। अच्छा, ये जो महान्यायवादी होता है इसका कार्य क्या है? तो महान्यायवादी का जो प्रमुख अगर हम बात करें, ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। कौन? भारत के जो महान्यायवादी हैं ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ये सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे प्रधानमंत्री का पद हुआ, राष्ट्रपति का पद हुआ, इसके लिए आपको कानून की, आपको जरूरी नहीं है कि आप कानून के ज्ञाता हो तभी आप प्रधानमंत्री बन पाए, तभी आप राष्ट्रपति बन पाए, या कोई भी अदर बड़े बड़े जो पद होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के जो प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, उनको एक विधि अधिकारी दिया जाता है जिनको हम भारत का क्या बोलते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं। तो इसलिए इस पद का सृजन किया गया है। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, निर्वाचन नहीं होता है इनका, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट ही चुन लिए जाते हैं। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। और इन ये जो अगर त्याग पत्र देंगे तो ये राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूं, इनकी योग्यता क्या है। अगर किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनना है तो इसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अगर हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता के लिए देखो मैं आपको एक वर्ड समझा दे रहा हूं। इनकी जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो महान्यायवादी हैं उनके अनुसार, उनके ही इक्वल होती है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके ही बिल्कुल इक्वल होती है, बराबर में होती है। अब आप सोचो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, तो जान लो। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज का पद अगर आपने संभाला है या कार्य किया है, अगर आपने ये नहीं किया है तो किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील के पद पर रहे हो आप। 10 वर्ष तक किसके पद पर रहे हो? वकील के पद पर। 10 वर्ष तक के लिए वकील और 5 वर्ष तक के लिए जज। अगर आपने दोनों में से कोई एक पद संभाला हुआ है तो आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। और यही जो योग्यता है वो महान्यायवादी के बराबर है। अगर आपको महान्यायवादी बनना है तो यही दो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, या दोनों में से एक। समझ गए? तो ये मैंने आपको सारी चीज समझा दी। ठीक है। और भी अगर हम बात करें दोस्तों, कि जो हमारे महान्यायवादी होते हैं ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन
क्योंकि ये सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, इसी वजह से इनको ये अधिकार है कि ये संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, चाहे वो बैठक राज्यसभा की हो चाहे वो बैठक लोकसभा की हो। लेकिन भाग तो ले सकते हैं, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि राज्यसभा या लोकसभा में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है तो ये वोट नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं दे पाएंगे? वोट नहीं दे पाएंगे। समझ गए? तो ये इनको इतना अधिकार होता है। और भारत के जो महान्यायवादी हैं उनको इतना भी अधिकार होता है कि ये भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर के सरकार की तरफ से भाग ले सकते हैं। समझ गए? तो संसद की बैठक में भाग लेना, संसद में बोलना, और किसी भी समिति की किसी भी समिति की अगर हम बात करें तो उसको अभी साइड में रख दो, ठीक है। तो संसद की बैठक में भाग लेना, संसद में बोलना, वोट नहीं दे पाएंगे, किसी न्यायालय में भाग ले सकते हैं, भारत के किसी भी न्यायालय, भारत की किसी भी न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट। समझ गए? तो ये सारी चीजें आपको महान्यायवादी के बारे में पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर महान्यायवादी के बारे में आपको समझा दिया। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि आप इस टेस्ट को अच्छे से लगा पा रहे हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी का जो पद है वो सृजन किया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करता है आपका भारत का राष्ट्रपति, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, आपने एक पद और पढ़ा होगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये सरकार जो है बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो इतने बड़े सरकार का आपको एक पूरे विधि अधिकारी होना, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पोस्ट है। तो उनकी सलाह के लिए, महान्यायवादी की सलाह के लिए एक और पद का सृजन किया गया है, उस पद का नाम है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ गए? हालांकि ये पद जो है वो महान्यायवादी के बराबर भी है, बराबर ही है, लेकिन ये इनकी सलाह के लिए रखा गया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ गए? तो कभी कभी अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना आना चाहिए। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता जो है वह है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार है, यानी कि संसद में बोलने का अधिकार है? तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया वह सदस्य कौन सा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संसद की प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी भाग ले सकता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? कौन? लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, माफी चाहूंगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। अभी हाल ही मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से किसे दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है किंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है? वह कौन है? वह भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मोस्टली आपको आंसर इसीलिए मतलब इसी तरीके में मिलेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन ये आपको एमसीक्यू इसलिए रखे हैं ताकि एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ ले तो आपके सामने से एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो पाए। क्या भारत का महान्यायवादी किसी संसद की किसी भी सदन की बैठक या समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है, यानी कि अपनी बात रख सकता है? हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ भैया, मैंने आपको बोला है कि संसद में इसको बोलने का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, तो बोल तो सकता है ये लेकिन वोट नहीं दे सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? भारत के महान्यायवादी को हटाने का जो अधिकार है ये संसद को नहीं है। क्यों? क्योंकि संसद को वही अधिकार होते हैं जो महाभियोग की प्रक्रिया या अभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का पद हो गया, महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन महान्यायवादी का पद जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात जब इसको राष्ट्रपति चाहे तब इनको हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का न्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत? अभी हाल ही मैंने आपको बताया ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है कि बहस संसद में अथवा संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। उसी सदन की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार है, बस यही अधिकार नहीं है इस बेचारे को, बाकी सब का अधिकार है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल होता है, पहला तो सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं, अभी हाल ही मैंने आपको पढ़ाया, बिल्कुल ठीक है। उसी सदन के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं भैया ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसे संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, नहीं ये भी गलत है। यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। सब कुछ अपने आप आएगा, जो मैं पहले पूरा इंटरफेस आपको बताता हूं ना किसी भी टॉपिक का, बस वो आप अपने दिमाग में बिठा लो, बाकी काम आपका अपने आप ही होता चलेगा। भारत के महान्यायवादी को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? जल्दी बता दो। वेतन की प्रक्रिया अगर हम बात बता दें तो वेतन कितना मिलता है, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो इनकी सैलरी प्रति माह 90,000 रुपए। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के। संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 अभी हाल ही मैंने आपको बताया। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी। तीसरा ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद का सदस्य न होने पर भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कहां पर दिख रहा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है भारत का महान्यायवादी। लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, सदस्य हो सकता है किसी भी समिति का। ये जो है वो आपका मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, ख्याल का। किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। संसद का किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं मतदान नहीं कर सकता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के सदस्य ना तो ये भी निम्नलिखित में से कौन संसद की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? तो वह है आपका भारत का महान्यायवादी। तो दोस्तों ये थे आपके कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि महान्यायवादी से संबंधित थे। सारा मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है आपका कि प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी कौन है? इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।